फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बेसिकली 3 होता है। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि पहले से ही मान लेना ये हुआ है, प्रिज्यूम्ड है, मतलब ये हुआ है, मतलब जब भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 3 जो चीज मतलब उसमें अप्लाई हुआ है। तो क्या क्या प्रिज्यूम करते हैं, तो वो देखिए। पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हमेशा चलते रहेगा, हम उसे कभी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जब करेंगे तो हम ये मान के अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस हमारा हमेशा चलते रहेगा, कभी भी हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी आप लोग को कुछ खास सीखना नहीं है, तो इतना ही जानिए कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है कि बिजनेस हमारा हमेशा चलते रहेगा, हम उसे कभी बंद नहीं करेंगे, ना ही हमारा फ्यूचर में बंद करने का इंटेंशन है, ठीक है। ये होता है। दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इसका मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम अडॉप्ट किए हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का 2 तरीका अगर है, तो उसमें से कोई एक तरीका अगर हमने अपना लिया इस साल, तो हर साल अब उसी तरीकों को अपनाते रहेंगे, उसी तरीका को अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल में मान लीजिए ऑप्शन 2 ऑप्शन था मान लीजिए उसको अकाउंटिंग करने का, तो एक ऑप्शन इस बार अडॉप्ट किए तो अगले साल भी यही ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस साल ऑप्शन 1 अडॉप्ट किए, अगले साल ऑप्शन 2, फिर अगले साल ऑप्शन 1, फिर अगले साल ऑप्शन 2। नहीं, एक बार जो हमने अगर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया उसी को हर साल हम कंटिन्यू करेंगे, यही कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब होता है, ठीक है। और एक्रूवल कंसेप्ट अब आता है। एक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट हो रहा है तो जब भी हो मतलब मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक इवेंट को मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई इनकम या कोई एक्सपेंस इनकम अगर अक्रू हो रहा है या इनकम अक्रू हो रहा है या एक्सपेंस कोई इनकर हो रहा है, ठीक है, कोई खर्चा हो रहा है या कोई इनकम हो रहा है, तो जब हो रहा है हम उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि जब उसका हम पेमेंट करेंगे या इनकम है तो उसका पेमेंट रिसीव करेंगे तब रिकॉर्ड करें। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, एक लाइन में अगर हम जानना चाहें तो कोई भी खर्चा या इनकम हो रहा है तो जिस पीरियड में वो हो रहा है उसी टाइम पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब वो उसका पेमेंट हम करेंगे या उसके लिए कोई इनकम हुआ है तो उसका इनकम जब रिसीव करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। वो इनकम या एक्सपेंस जब भी इनकर हुआ है हम उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि इस साल का कोई इनकम है, जो इनकम तो इस साल हो गया लेकिन रिसीव होगा अगले साल में, तो अगले साल में हम उसको रिकॉर्ड ना करके इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यही अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई इनकम या खर्चा हो रहा है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए जिस पीरियड में वो इनकम अक्रू हुआ है या एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि जब उसके अगेंस्ट में पेमेंट हमें रिसीव हो या पेमेंट करना पड़े, ठीक है। चलिए डिटेल में और समझते हैं क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न का तो प्रैक्टिकल कोई इलस्ट्रेशन अभी आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो बस आपको इतना ही समझना है कि बिजनेस जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग करते वक्त हम ये मान के चलेंगे कि जो भी उसका अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो इस व्यू से कर रहे हैं, इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस हर साल हमेशा चलते रहेगा, हम उसको कभी बंद नहीं करेंगे, ना हमारा कोई इंटेंशन है। कंसिस्टेंसी का मतलब भी पता चल गया। जैसे देखिए डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का क्या होता है, 2 तरीका होता है, एक होता है WDV, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इस साल अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किए हैं तो अगले साल भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि WDV कर देंगे। यही हम मान के चलते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर अकाउंटिंग कर नहीं रहे, बेसिकली अकाउंटिंग हम मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट हम देखते हैं तो हम मान लीजिए वहां पे फिक्स असेट का वैल्यू लिखा हुआ है, चाहे डिप्रिसिएशन का वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि पिछले साल जिस तरीके से डिप्रिसिएशन निकाला गया था उसी तरीके से इस साल भी निकाला गया है। अगर कोई वेरिएशन है, मतलब पिछले साल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड था और इस साल WDV है, तो हम नोट्स टू अकाउंट में जरूर डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं हर साल उसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। अगर कोई मेजर चेंज आता है उसमें तो हम उसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। नोट्स टू अकाउंट बेसिकली एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि जहां पे हम डिस्क्लोज करते हैं कि कोई मेजर चेंज लाते हैं तो उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। उसी तरीके से अक्रूवल कंसेप्ट होता है। अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट हो रहा है तो उसको जब अक्रू हो रहा है या कोई एक्सपेंस है तो इनकर्ड हो रहा होगा, तो जब भी ये अक्रू या इनकर्ड हो रहा है उसी पीरियड में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि जब उसके लिए हम पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखते हैं अक्रूवल कंसेप्ट का। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझिए, अक्रू का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न होना या एक्सपेंस इनकर्ड होना।
और ड्यू का मतलब होता है राइट टू रिसीव और राइट टू लाइबिलिटी टू पे। राइट टू रिसीव का मतलब क्या हुआ, जैसे इनकम आपने बैंक में एफडी कर दिया, तो एफडी कर दिया तो बैंक ने आपको कंडीशन, टर्म कंडीशन में लिख के दिया था कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो साल के अंत में मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका पैसा 4 महीना इंटरेस्ट पे लगा रहा, तो या 6 महीना रहा, तो आप सोचिए कि 6 महीने के बाद उससे जाकर इंटरेस्ट मांगे तो वो नहीं देगा, बोले कि ना आप साल के अंत में आइए, साल के अंत में आपको देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अक्रू हुआ, 6 महीना तो आपका इनकम अक्रू हो गया, लेकिन ड्यू कब होगा, मतलब साल खत्म होने के बाद ही आपको 6 महीना का पैसा मिलेगा। यानी कि ओवर द पीरियड आपका इनकम अक्रू हो रहा था, यानी कि पूरे साल में इनकम अक्रू होगा और साल खत्म होने के बाद आपका ड्यू होगा। अक्रू का मतलब अर्न हो रहा है या फिर इनकर्ड हो रहा है, तो अक्रू पूरे साल हो रहा है आपका, अक्रूवल हो रहा है, ये मतलब अक्रू हो रहा है। अक्रूवल कंसेप्ट यहीं से आया है कि अक्रू होना, तो पूरे साल अक्रू हुआ और मिल कब रहा है, साल खत्म होने के दिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अक्रू, पूरे साल हुआ तो इसको अक्रू बोले। और जिस दिन आपके पास अब राइट आ गया कि आप पेमेंट आप उससे मांग सकते हैं, बोलेंगे भैया आप मेरा इंटरेस्ट दो, तो कब मांगिएगा आप, ये राइट आपके पास कब आएगा, जब साल खत्म हो जाएगा। जैसे 31 मार्च तक आपका इनकम अक्रू हुआ, आप 1 अप्रैल को उससे पैसा मांग सकते हैं, या फिर 31 मार्च के लास्ट दिन 31 मार्च को भी मांग सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ड्यू डेट हो गया, इसी दिन आपके पास राइट आ गया कि आप उससे मांग सकते, उससे पहले आप नहीं मांग सकते थे। उससे पहले जो हो रहा था वो आपका इनकम अर्न हो रहा था लेकिन ड्यू नहीं हो रहा था, लेकिन 31 मार्च जैसे ही आया तो अब आपका ड्यू हो गया। यानी कि अक्रू का मतलब इनकम अर्न हो रहा है, लेकिन ड्यू का मतलब क्या हो कि राइट टू रिसीव अब आपके पास आ गया, या लाइबिलिटी टू पे। अगर इनकम है तो आप उस दिन मांग सकते हैं, अगर लाइबिलिटी है तो उस दिन आपको देना पड़ेगा, फिर आप मना नहीं कर सकते कि आप नहीं देंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। तो अक्रूवल वाला ही हम बेसिकली इसमें कवर करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों थियोरेटिकल पर्सन से आपको इतना समझना था, मैंने उसमें लिखा भी दिया, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अक्रूवल कंसेप्ट पे भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, इसमें अक्रूवल कंसेप्ट में बेसिकली 4 टाइप का आपको चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 इनकम के रेस्पेक्ट में और 2 एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम इनकम वाला देख लेते हैं, इनकम के रेस्पेक्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहला इनकम का मतलब एक हो जाएगा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम कहिए या फिर अक्रूड इंटरेस्ट कहिए, जो बात है, मतलब अक्रूड बेसिकली, ठीक है। दूसरा एडवांस रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे होगा कि आपको इनकम मिला नहीं है, इनकम आपका अर्न हो चुका है लेकिन मिला नहीं, इनकम अक्रूड, अक्रूव हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये होता है। एडवांस रिसीव्ड का मतलब इनकम डज नॉट, डज नॉट है या है, इनकम एक थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा और क्लियर क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इनकम अक्रूड बट मनी नॉट रिसीव, ठीक है। यहाँ पे मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड हो चुका है बट इनकम नॉट अक्रूड, ठीक है। ये इनकम के रेस्पेक्ट में था। अब ये 2 और बताता हूँ जो एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस expenses incurred but money has not been paid। चौथा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस तो आपने कर दिया है, मतलब आपने जो बेनिफिट लेना था आपने ले लिया, लेकिन उसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया है। दूसरा, प्रीपेड आ सकता है, कहीं कहीं अनएक्सपायर्ड भी लिखा रहेगा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब मनी हैज बीन पेड बट expenses not been incurred। ठीक है, यहाँ पे नॉट incurred हुआ है, नॉट पेड है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपेड कर दिया है मैंने पैसा दे दिया है, लेकिन खर्चा अभी इनकर नहीं किया है, मतलब उसका बेनिफिट मैंने लिया नहीं है लेकिन पेमेंट दे दिया है। ठीक है, इसको बेसिकली और भी क्या बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि एडवांस गिवन, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडवांस हमने दिया है, यहाँ पे एडवांस लिया है, यहाँ पे एडवांस दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अक्रूड इनकम का मतलब। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होगा? इनकम अक्रू हो चुका है लेकिन अभी मिला नहीं है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में मिलेगा, हो सकता है कि आपका अभी ड्यू डेट नहीं आया हो, इसलिए फ्यूचर में अभी मिलेगा। एडवांस रिसीव का मतलब क्या हुआ कि मनी हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, मनी हमने रिसीव कर लिया इनकम के अगेंस्ट में, लेकिन इनकम अभी अक्रू ही नहीं हुआ है। कभी कभी होता है ना कि आपको आपका कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया और बोला कि 2 महीने बाद डिलीवरी दे दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने गुड्स तो बेचा नहीं है, लेकिन पैसा रिसीव हो गया, तो क्या हुआ आपके लिए? ये लायबिलिटी हुआ। तो देखिए, अब मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आपका, ये क्या है? अक्रूड इनकम असेट है। ठीक है, एडवांस रिसीव जो ये किए थे, ये आपका क्या है? ये है आपका लाइबिलिटी। फिर देखिए ये वाला, जो आपने आउटस्टैंडिंग खर्चा आपने तो कर दिया लेकिन पेमेंट अभी नहीं दिया, तो फ्यूचर में पेमेंट देना पड़ेगा ना। ये आपके लिए हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में कैश आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपने एडवांस दे दिया है। ठीक है, एडवांस दिया है कि पैसा पहले दे दिया, सेवा अब आप फ्यूचर में लीजिएगा, बाद में लीजिएगा, तो बेनिफिट। अब आपने पैसा पहले दे दिया है तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा ना। बेनिफिट कैसे मिलेगा कि आप सेवा लीजिएगा लेकिन उसके लिए पेमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो पेमेंट अब खाली आपको सेवा लेना बाकी है, तो बेनिफिट ये देगा। तो बेनिफिट अगर फ्यूचर में मिलने वाला है तो ये क्या हो गया आपके लिए? असेट। असेट क्या करता है? फ्यूचर में बेनिफिट देता है। ठीक है, तो यही ये मेन 4 टर्म है जिसको आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि एंट्री करते वक्त ये बहुत मतलब आपको हेल्प करेगा। चलिए, मतलब इसके बेसिस पे ये तो मुझे समझाना था कि अक्रूड इनकम, अक्रूड का शब्द का मीनिंग क्या होता है, एडवांस का रिसीव करने का मतलब क्या होता है, एडवांस पे एक्स्ट्रा कर दिए तो उसका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है तो उसका मतलब क्या होता है। तो एडवांस इनकम अगर रिसीव हुआ है, इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो गया तो आपके लिए लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अगर एडवांस से आपने कोई खर्चा पेमेंट कर दिया तो आपके लिए असेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे असेट हो गया इसलिए क्योंकि फ्यूचर में अब आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने पेमेंट तो आज ही कर दिया लेकिन फ्यूचर में उसका बेनिफिट लीजिएगा। एडवांस इनकम रिसीव हो गया तो क्या हो गया कि ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अपने आपने गुड्स और सर्विस सेल नहीं किया लेकिन पैसा पहले रिसीव कर लिया, तो अब फ्यूचर में आपके पास लायबिलिटी है गुड्स और सर्विस उसको सेल करने का। ठीक है, अक्रूड इनकम असेट है आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। इनकम अक्रू हुआ है, अभी ड्यू डेट आया नहीं इसलिए पैसा हो सकता है मिला नहीं है, तो फ्यूचर में आपको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है लायबिलिटी का, क्योंकि आपने बेनिफिट उसका ले लिया तो पेमेंट कीजिएगा ना, पेमेंट आज नहीं किया तो फ्यूचर में कीजिएगा, तो ये लायबिलिटी हो गया। तो चलिए इसके बेसिस पे थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि हमने आपके लिए पहले से ही क्वेश्चन तैयार करके कुछ रखा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं।
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी क्या है? हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपके लिए, बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप तो ऐसा नहीं कि बिजनेस में आप सैलरी इनकम में आपको होगा। जनरली क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो सैलरी आप किसी और को देते हैं, तो सैलरी इसमें अकाउंट्स कौन कौन सा अफेक्ट हो रहा है? तो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एक तो सैलरी आपका एक्सपेंस अफेक्ट हुआ और दूसरा आउटस्टैंडिंग रह गया है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट हुआ क्योंकि खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो सैलरी अकाउंट, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे या फिर सैलरी पेबल भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग के जगह पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सैलरी अभी पेमेंट नहीं किया आपने तो फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, तो फ्यूचर में पेमेंट करना मतलब लायबिलिटी। तो अकाउंट दूसरा कौन सा अफेक्ट हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो लिखेंगे क्या हम? एंट्री इसका, जर्नल एंट्री इसका पास कीजिए। तो इसका एंट्री होगा पहला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखिए या फिर सैलरी पेएबल, दोनों बात बराबर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ये टर्म समझाया है मैंने तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सैलरी आपका 7,20,000 का खर्चा है तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी ये बढ़ा, लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इसका होता है, तो क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ा तो और क्रेडिट करेंगे, ये 7,20,000 से क्रेडिट आपका कर देंगे। तो बीइंग सैलरी एक्सपेंस बुक्ड, सैलरी एक्सपेंस बुक कर लिया, इसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। दूसरा प्रीपेड रेंट, रेंट आपके लिए जनरली क्या है? खर्चा है, बिजनेस आप कर रहे हैं तो रेंट आपके लिए खर्चा हो गया, आपने पहले ही दे दिया है, ठीक है, प्रीपे कर दिया है। मतलब आपने मान लीजिए उस किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया था, उसमें आपका फैक्ट्री लगा हुआ था, ठीक है। अब फैक्ट्री तो आपका पेमेंट आपने रेंट का कर दिया लेकिन अभी उसको यूज करना बाकी है, तो आपके लिए क्या हो गया? एसेट होगा क्योंकि आपने प्रीपे किया है। प्रीपे करने का मतलब क्या होगा? पहले ही दे दिए, ठीक है। अभी उसका बेनिफिट लिए नहीं है, बेनिफिट लेना है फ्यूचर में। फ्यूचर में जब बेनिफिट मुझे मिलेगा तो एसेट क्या करता है? फ्यूचर में आपको बेनिफिट दिलाता है। तो प्रीपेड रेंट क्या हो गया? फ्यूचर में आपको बेनिफिट दिलाएगा, तो प्रीपेड रेंट आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? आपने पेमेंट किया पहले तो कैश में या बैंक में पेमेंट किए होंगे, तो एक तो कैश या बैंक, और दूसरा अकाउंट क्या होगा? प्रीपेड रेंट हो गया, तो ये एसेट हो गया। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो प्रीपेड रेंट हम लिखेंगे। प्रीपेड रेंट आपके लिए क्या हो गया? असेट हो गया क्योंकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? आप उसको रेंट पे यूज कीजिएगा, बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं जितना पीरियड के लिए आप एडवांस दिए हैं। तो कितना, मान लीजिए 5,000 रुपए दिए तो आप इतने के बराबर का बेनिफिट आप ले सकते हैं फ्यूचर में बिना पेमेंट किए हुए, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने प्रीपे किया है तो कैश में या बैंक में किया हुआ, तो कैश या बैंक कुछ भी लिख दीजिए, बात बराबर, कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक लिखिए चलेगा। तो कैश या बैंक अकाउंट यहाँ लिख देंगे, बीइंग एडवांस पेड फॉर रेंट, ठीक है। अब तीसरा एंट्री देखते हैं, तीसरा ये हो गया, ये हो गया। तीसरा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, सॉरी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि आपने कोई लोन लिया था, लोन ड्यू हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ड्यू होने का मतलब क्या? ड्यू डेट आ गया, यानी कि इनकर्ड हो चुका है, मतलब खर्चा जो होना था वो इनकर्ड हो चुका है लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। यानी कि आपने लोन लिया था मान लीजिए 1 अप्रैल को, ठीक है, और आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि एनुअली आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ठीक। तो 1 साल आपने लोन तो फायदा उठा लिया लेकिन 31 मार्च को पेमेंट किया नहीं, हो सकता है आपके पास पैसा नहीं, फ्यूचर में आप पेमेंट कीजिए 1 महीने बाद, तो खर्चा तो हो गया, खर्चा तो बुक करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हुआ, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। कितने से खर्चा बढ़ा? 7,000 का खर्चा आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, खर्चा तो आपने पेमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में पेमेंट कीजिएगा ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट पेएबल लिख सकते हैं, तो जो आपको लिखना लिखिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना? 7,000। यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब चौथा क्या है? ये वाला अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। चौथा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या होगा कि इंश्योरेंस का जो पेमेंट किया है
हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, प्रीपेड हो गया बेसिकली। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड, एक्सपायर नहीं हुआ है, प्रीपेड है। जैसे इंश्योरेंस जनरली मान लीजिए कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, और हमने इंश्योरेंस ले लिया 2 साल का, तो 1 साल का तो इस साल का खर्चा हो गया, लेकिन 1 साल का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है, लेकिन हमने 2 साल का एक साथ ले लिया कॉम्बो में, ठीक है, तो 2 साल का ले लिया तो 1 साल तो इस साल का हो गया कि इसी साल का खर्चा है वो बुक कर लिया हमने, लेकिन 1 साल का एक्स्ट्रा हमने अगर पेमेंट किया है क्योंकि 2 साल का लिया था, तो 1 साल वाला हमारे लिए क्या होगा, प्रीपेड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब क्योंकि इसका फायदा मिलेगा फ्यूचर में, मुझे 1 साल और मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और मेरा गुड्स अश्योर रहेगा, इंश्योर्ड रहेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश में पेमेंट कर दिया या बैंक में, तो कैश या बैंक अकाउंट, समझ गए ना। ये 2 साल के लिए मान लीजिए हमने पेमेंट कर दिया या फिर 12 महीने के लिए ही पेमेंट किया, लेकिन मान लीजिए इंश्योरेंस हमने लिया दिसंबर में, 1 साल के लिए लिया तो अगले दिसंबर तक फायदा देगा, तो 4 ही महीने का 1 साल का खर्चा हुआ ना, बाकी 8 महीने तो अगले साल का हो गया, तो 4 महीने का खर्चा सिर्फ इसमें बुक होगा और 8 महीने का हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो जो प्रीपेड हो गया उसी को हम प्रीपेड इंश्योरेंस मांगेंगे। तो कितना दिन का प्रीपेड हो गया, तो 8 महीने का प्रीपेड, तो प्रीपेड फ्यूचर के लिए हो गया। और कैसे गया है, तो कैश में गया तो वो कैश में लिख दिए, इसलिए ये हो गया आपका प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि हमने खर्चा हुआ नहीं, पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये 20,000 और ये 20,000 बीइंग अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड, लीजिए कोई बात नहीं, एक्सपेंस बुक्ड। 5वां ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए आपको रिसीव हो गया, तो रिसीव होता है तो मतलब आपके पास कैश बैंक आया हो कुछ, और क्या है, कमीशन हुआ। देखिए इनकम अभी आपका क्या हुआ, अक्रू हुआ नहीं है, लेकिन पैसा पहले मिल गया। तो पैसा पहले मिल गया तो क्या है, आपके पास क्या आया होगा, कैश या बैंक आया होगा। हम लिखेंगे कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, तो आपके पास आया होगा 10,000 रुपया। अब इनकम आपके पास अक्रू हुआ नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये एडवांस हो गया ना। तो एडवांस कमीशन लिख सकते हैं, कमीशन इन एडवांस लिख सकते हैं, या एडवांस कमीशन लिख देते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। एडवांस कमीशन लिख दे क्या, चलिए एडवांस कमीशन अकाउंट लिख देते हैं, एडवांस कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पैसा तो आपको मिल गया, इनकम अक्रू ही नहीं हुआ है, तो एडवांस है नहीं है हमारे लिए। और एडवांस क्या होता है आपके लिए, आपने एडवांस में किसी का पैसा रिसीव कर लिया और फ्यूचर में आपको उसको सर्विस देना है, तो आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि फ्यूचर में अभी आप उसको सर्विस देंगे, ठीक है। कुछ तो मतलब जो भी इसका ब्रोकरेज का आपका जो काम होगा वो करिएगा, लेकिन फ्यूचर में आप उसको सर्विस दीजिएगा ना जी, तो फ्यूचर में सर्विस दीजिएगा और पैसा आज ही रिकॉर्ड कर लिए। तो जब होना क्या चाहिए था कि जब आप सर्विस उसको देते हैं तब पैसा रिसीव करते हो, तब इनकम बुक करते हैं, लेकिन पैसा आज ही आपने रिसीव कर लिया, फ्यूचर में सर्विस देना है तो लायबिलिटी हो गया आपको। अगर उस दिन सर्विस नहीं दीजिएगा तब वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना कि फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़े, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, क्योंकि मुझे फ्यूचर में सर्विस अब देना पड़ेगा, अभी देना बाकी है, अगर सर्विस नहीं देंगे तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी हो गया। बिग एडवांस कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद यहीं पे चलिए शुरू करते हैं, क्या पीछे छठा देखते हैं। छठा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम बेसिकली अक्रूड इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिए इनकम अक्रू हो चुका है, बेसिकली इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपने बैंक में एफडी किया था, आपने एफडी किया तो हुआ ये कि बैंक वाले ने बोल दिया कि हम आपको सेमी एनुअली देंगे और साल में 2 बार देंगे कब, 31 जून को देंगे, 31 दिसंबर को देंगे, तो ठीक है। अब मान लीजिए साल खत्म होने से पहले आपको कब मिला होगा, 30 दिसंबर को मिला होगा, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, 3 महीने बाद साल खत्म हो गया, लेकिन जो ये 3 महीने का पैसा है अभी मिला नहीं है, ये मिलेगा कब, 3 महीना बाद, एक साथ मिलेगा 6 महीने का पूरा, तो 3 महीना बाद मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में मिलेगा। इनकम आपका अर्न हो चुका है 31 मार्च तक 3 महीने का, लेकिन पैसा 3 महीने बाद मिलेगा। तो क्या हो गया, ये हमारा अक्रूड इनकम हो गया, इनकम अक्रू है, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, लेकिन पैसा मिला नहीं, तो क्या लिखेंगे, असेट्स बढ़ेगा। अक्रूड इनकम आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इनकम है तो इनकम तो बुक करेंगे, साथ में एसेट्स बढ़ाने देंगे। एसेट्स कैश में मिला नहीं है तो कैश के बदले में क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख दिए। तो दो अकाउंट अफेक्ट हुआ, कौन कौन सा, एक तो इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तो हुआ ना 3 महीने का, रिसीव भले नहीं हुआ तो इंटरेस्ट इनकम तो बुक करेंगे करेंगे। साथ में डेबिट क्या करें, तो डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इनकम तो आपका हो गया है ना, इनकम अगर आपका हो गया है तो इनकम तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। अब इनकम हुआ तो क्रेडिट कर दिया हमने, 10,000 का कर दिया हमने, बढ़ा दिया क्रेडिट। अब डेबिट क्या करें, तो डेबिट हम कैश में तो आया नहीं है तो क्या लिखें, तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि फ्यूचर में मुझे अक्रूड इंटरेस्ट से पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, ये फ्यूचर में मुझे पैसा दिलाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो 10,000 का एसेट्स हमने खड़ा कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। लिखेंगे नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड। नरेशन आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा। सातवां ये देखते हैं, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर जो कैपिटल लगा रहा है वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ इंटरेस्ट मैं लूंगा कैपिटल पे। मतलब अगर बिजनेस में उसने 1 लाख रुपया शुरू में लगा दिया तो उस 1 लाख पे उसको इंटरेस्ट भी चाहिए। तो साल अगर 1 साल तक उसका पैसा बिजनेस में रहता है तो 1 साल बाद आपसे वो इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा तो आपके पास से कैश जाएगा और इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, अब खर्चा हो गया, क्योंकि वो मालिक मांग रहा है मुझे देना है कैश में, तो हमारे लिए खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए खर्चा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए पैसा दिया नहीं तो अब क्या करेंगे, दो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल लिख सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना है, या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है उसके कैपिटल को ही बढ़ा देंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि 1 लाख तुमने लगाया, ठीक है, तो बिजनेस तुम्हारे लिए 1 लाख तुमको पेमेंट करेगा। अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो तुम बिजनेस में से 1 लाख रुपया निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा 1 लाख रुपया पैसा है। लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट भी हमने वादा किया था तो तुमको इंटरेस्ट भी देंगे 10%, और हमने दिया नहीं है, तो तुम्हारा कैपिटल क्या होना चाहिए लॉजिकली, कि 1 लाख तो तुमको हम ये देंगे ही देंगे, अगर बिजनेस बंद हुआ तो 10,000 और भी देंगे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम था और हमारा एक्सपेंस था। हमने वादा किया था कि तुमको 10% इंटरेस्ट देंगे, हम दे नहीं पाए तो फ्यूचर में देंगे। तो फ्यूचर में देना था तो हम सोचे कि चलो तुम्हारा एक अकाउंट खोले ही है कैपिटल के नाम से, उसी में 10,000 को और जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारे लिए तो खर्चा है ही, अगर कैश में दे दिए तो टू कैश, अगर नहीं दिए तो टू इन कैपिटल अकाउंट में ही आपका क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं एंट्री, इसका एंट्री ये होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि खर्चा है हमारे लिए, कितना है, इंटरेस्ट है, कैपिटल है उसका 1 लाख, कैपिटल 1 लाख है तो इंटरेस्ट इसका कितना होगा 10%, 10,000, तो यहाँ 10,000 का खर्चा हम बुक करेंगे, ठीक है। टू कैश होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने कैश यहाँ लिखा नहीं कि हमने पे किया है कि नहीं किया है, तो हम मान के चलें कि हमने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट हम नहीं किए तो क्या होगा, इसके कैपिटल में ही हम ऐड कर देंगे, अलग सा अकाउंट अब खोलेंगे नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खुला हुआ है ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, प्रोप्राइटर को, तो हम उसी के कैपिटल में और बढ़ा देंगे कि लो तुम्हारा और 10,000 से कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट 10,000 से इसका हम कैपिटल बढ़ा दें। अब जब भी बिजनेस अगर बंद होता है तो वो बिजनेस में से 1,10,000 रुपया मांग सकता है, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूरा ही देता हूँ, बुकड, हमने बुक कर लिया, ठीक है। अब 8वां एंट्री देखते हैं क्या है, 8वां, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू हो चुका है, हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, रेंट ड्यू हो गया, हमने पेमेंट नहीं किया, यानी कि रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, और ड्यू हो चुका है, हम पेमेंट किए नहीं है, तो पेमेंट मुझे फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि मुझे पेमेंट फ्यूचर में करना है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, तो 5,000 का है। अब मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, फ्यूचर में पेमेंट तो करना होगा रेंट ना, तो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, तो टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट जो लिखना है लिखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट
पेएबल लिखिए, बात बराबर है, कितना 5000 बिंग रेंट टू बी पेड। ठीक है, अब लास्ट एंट्री 9वां, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए आपने बोला कि हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं 1 लाख, हमको इस पे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हमने बोला ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रॉफिट तो आपका हो ही रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट भी चाहिए, तो हम आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या बुक किए थे उसको, खर्चा, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मुझे। जब मुझे किसी और को देना पड़ता है तो वो हमारे लिए खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा हो गया था। लेकिन अब हमने साथ के साथ ये भी वादा उससे कर लिया कि हम आपको इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन आपको पैसा अब निकालना नहीं होगा साल के बीच में। अगर आप पैसा निकालिएगा तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। बोला कि अच्छा ऐसा है? हम बोले कि हाँ ऐसा है, क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं ताकि हमारे पास स्टेबल कैपिटल रह सके। अब आपने 1 लाख लगाया है तो हम 1 लाख को पूरे साल अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट लेना है तो ले लीजिए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आप ही का, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। जैसे प्रॉफिट होता मान लीजिए 1 लाख, उसमें से इंटरेस्ट आपको हम दे दिए 10,000 रुपये ऑलरेडी, तो प्रॉफिट अब 10,000 से घट ही गया ना, तो 90,000 प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर इंटरेस्ट आप नहीं लेते तो आपको 1 लाख पूरा प्रॉफिट मिल जाता। वैसे ही अगर वो तो क्या, हम आपका पैसा हम अपने हिसाब से यूज करना चाह रहे थे, इसलिए आपको इंटरेस्ट देने के लिए हम राजी हो गए कि इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट आप मांग रहे हैं कि कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप बीच में पैसा निकालिएगा अब तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अब होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब 1 लाख रुपया था तो हमने बहुत सारा प्लान बना लिया कि हम यहाँ यहाँ खर्चा करेंगे, और अचानक से आपने पैसा निकाल लिया, तो अब तो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। हमने बहुत सारा कमिटमेंट करके रखा होगा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने का, तो हमारा कमिटमेंट फेल हो जाएगा, उससे गुडविल इफेक्ट होगा। तो हमने क्या सोचा कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट तो देंगे, वो चलिए ठीक है, इंटरेस्ट अलग पार्ट हो गया, लेकिन अगर आप पैसा बीच में से निकालिएगा हमसे इंटरेस्ट लेंगे, वरना क्या होगा कि आप पैसा निकाल लीजिएगा, हम तो फंस जाएंगे, हमारा गुडविल खराब होगा। अब गुडविल ना खराब हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम किसी और से लोन लेंगे और जो भी हमारा कमिटमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। अब लोन बैंक से लेंगे तो मुझे इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो तो फालतू मेरा पेमेंट हो गया ना। अब आपने पैसा बीच में निकाल लिया, उस कारण मुझे पेमेंट मतलब बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एक तो आपको इंटरेस्ट दे ही रहे थे और बैंक को भी देना पड़ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि ठीक है, हम अगर आप पैसा बीच में निकालिएगा ना तो हम आपके जितना पैसा निकालिएगा उस पर हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, यानी कि कैपिटल पे वो इंटरेस्ट ले रहा था, अगर बिजनेस में उसका पैसा लगा हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट वो ले रहा था, तो हमारा खर्चा हुआ। अगर बिजनेस में से प्रोप्राइटर पैसा निकाल रहा है तो ड्राइंग हो गया, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट जो आएगा वो बिजनेस के लिए इनकम हो गया। जब मालिक इंटरेस्ट ले रहा था तो हमारे लिए खर्चा था, तो मालिक से जब हम इंटरेस्ट मांगेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो अब यहाँ पे लिखा नहीं कि हमको कैश में रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट कैश में रिसीव होता तो हम क्या कर लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कैश में हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम पहले तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कर दिया, 5,000 रुपया इंटरेस्ट का अमाउंट लिख लिया। अब ये पता नहीं चल रहा है कि उसने दिया कि नहीं दिया, तो रिसीव तो यहाँ लिखा नहीं है, तो हम मान लें कि वो पैसा मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो मान लीजिए उसने 50,000 रुपया निकाला था, उस पर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 5,000 रुपया, ठीक है। तो मुझे 5,000 उसको देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया नहीं है, तो हम साल के अंत में बोलेंगे कि तुम 50 वो नहीं दिए थे और 5,000 इंटरेस्ट वाला, तो टोटल तुमको 55,000 ड्रॉइंग है। 55, इसका मतलब क्या होगा कि 5,000 और भी तुमने निकाल लिए। अगर तुम 5,000 मुझे नहीं दे रहे हो तो हम क्या मानेंगे कि तुमसे 50,000 तो लेना ही था, प्लस में इंटरेस्ट वाला भी 5,000 हो गया, तो टोटल अब 55,000 तुमसे लेना है। तो हम उसका ड्रॉइंग का अमाउंट ही बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट बढ़ाए थे ना, इंटरेस्ट उसका इनकम हुआ था, तो उसका कैपिटल था, तो हम कैपिटल को ही सोचे बढ़ा देते हैं। तो वैसे ही ड्रॉइंग, तो यहाँ पे खर्चा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम हो गया और ड्रॉइंग पे पैसा वो मिल रहा है। तो ड्रॉइंग क्या हो गया, ड्रॉइंग लिया है तो बाद में वापस भी करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे बोले कि ठीक है तुम काम करो, तुम्हारा ड्राइंग ही बढ़ा दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि तुमने ड्राइंग 50 नहीं और 55 कर लिए, तो हम क्या करेंगे, उसका ड्राइंग का अमाउंट ही बढ़ा देंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से हम कर देंगे कि तुमने ये इंटरेस्ट वाला जो पैसा है ये भी निकाला ही है बिजनेस में से, ठीक है। और अल्टीमेटली टोटल 55,000 उसके कैपिटल में लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 55,000 से उसका कैपिटल कम हो जाएगा, बस, ठीक है।
होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगते हैं। लंबा वीडियो आज का यंग जनरेशन देखना नहीं चाहता है ना, इसलिए छोटा ही वीडियो बनाते हैं। चलिए, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।